हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोब्सन स्पेशल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आर्ट्स 11th क्लास का जो सब्जेक्ट है उसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज हिस्ट्री को लेसन 1 हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें लेसन 1 को पढ़ेंगे। लेसन 1 का जो नाम है वो समय की शुरुआत है। लेसन 1 का जो नाम है वो समय की शुरुआत। समय की शुरुआत कैसे हुई, उससे पहले प्रारंभिक समाज के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे बुक में भी फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है प्रारंभिक समाज के बारे में। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। और देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लूसेंट से संबंधित सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। उसके बाद आर्ट्स के 11th क्लास को भी पढ़ाया जाता है हर सब्जेक्ट का। तो इसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभिक समाज की बात करें तो प्रारंभिक समाज में दो विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला जो विषय होगा वो होगा मानव अस्तित्व में कैसे आया। सर्वप्रथम मानव अस्तित्व में कैसे आया, ये हम लोग का एक जो हो गया। सर्वप्रथम मानव अस्तित्व में कैसे आया। सर्वप्रथम सबसे पहले, यानी कि ये कहने का मतलब है कि आज से सुदूर अतीत लाखों वर्ष पहले, सुदूर अतीत का मतलब बहुत दूर, लाखों वर्ष पहले मानव का अस्तित्व कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जब देखेंगे दूसरी ओर जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रारंभिक समाज में दो विषयों पर चर्चा होगी। पहला विषय सर्वप्रथम मानव का अस्तित्व कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, नगरों का विकास। मेसोपोटामिया नगर का विकास। तो ये हो गया दूसरा विषय। पहला विषय, दूसरा विषय। अब इस विषय पर हम लोग बारीकी से अध्ययन करते हैं तो पाएंगे कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मानव जाति का जन्म होता है। मानव जाति किस तरह से अपना मतलब भोजन बनाते हैं, कैसे रहते हैं, अपने भावी विचार को कैसे व्यक्त करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इन सब के बारे में। मानव का अस्तित्व कैसे हुआ, मेसोपोटामिया इन सब के बारे में पुरातत्व के जो वैज्ञानिकों ने जानने का प्रयास किया है। पुरानी प्राचीन हड्डियों और पत्थरों के औजारों के द्वारा, उनके अवशेषों के द्वारा ये जानने का प्रयास किया है कि किस प्रकार मानव जाति का उद्भव होता है, मानव जाति का जन्म कैसे होता है। उससे पहले मानव जाति का तो जन्म हुआ प्रारंभिक मेसोपोटामिया जो है सबसे पुरानी सभ्यता का मतलब एकजुटना होता है। मानव जन्म लेंगे तो संख्या जब बढ़ेगी तो मानव एक जगह इकट्ठा रहना शुरू करेंगे, उसी को हम लोग तो बोलते हैं सभ्यता। तो देखिए, सभ्यता तो हो गई। हम लोग ये भी जानते हैं सबसे प्राचीन सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। वैसे ही ये सबसे विश्व में मानी जाती है सबसे पुरानी सभ्यता। अगर सबसे बड़ी सभ्यता की बात करें, अगर भारत की सभ्यता जो सबसे बड़ी सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, लेकिन अगर मतलब विश्व में बात करें तो यहाँ तक सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी की ही सभ्यता है। सबसे बड़ी सभ्यता की बात हो रही है, बड़ी बारीकी से देखिएगा। सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत की सबसे बड़ी सभ्यता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो विश्व में मानी जाती है सबसे प्राचीन सभ्यता। तो विश्व में इसका स्थान है सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि वर्तमान में इराक में है।
वर्तमान में कहाँ पे है, इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता विश्व में मानी जाती है। और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो हम लोग का हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत की बात करें तो। और वैसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता भी है, मेसोपोटामिया से भी बड़ी सभ्यता है, लेकिन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है सबसे विश्व में पुरानी मानी है, मतलब सबसे प्राचीन सभ्यता है विश्व की बात करें तो। और भारत में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। तो देखिए अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम मानव अस्तित्व में कैसे आया। अब इसमें ये भी जानेंगे कि सबसे पहले मानव जाति का जन्म कहाँ हुआ। सबसे पहले मानव प्राणी का जन्म कहाँ हुआ, तो ये हम लोग का हो जाएगा नोट। सबसे पहले मानव प्राणी का जन्म कहाँ हुआ, तो ये अफ्रीका। अफ्रीका में हुआ सबसे पहले मानव प्राणी का जन्म अफ्रीका में हुआ। और ये भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार पुरातत्व के वैज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयास किया है कि सबसे पहले जब प्राणियों का जन्म हुआ अफ्रीका में, ये तो हम लोग जान गए। अब मानव अस्तित्व में आया तो मानव जन्म लेगा तो वो तो खाए पिएगा, बिना खाए पिए तो जिंदा रह नहीं सकता है। कपड़े वस्त्र वगैरह तो पहले ही, रहने सहने का उसका ढंग, बोलने जाने, तो ये सब बारे में इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें देखा गया कि पुरातत्व वैज्ञानिक जो पुरातत्व के इतिहासकार जो है, इसके इतिहासकार भी कह सकते हैं कि पुरातत्व के जो इतिहासकार है वे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किस तरह वो लोग प्रारंभिक मानव जो है किस प्रकार अपने भोजन को बनाते हैं, यानी कि वे किन प्रकार कंदमूल से उत्पन्न पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल को, उनके बीजों को इकट्ठा करके जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं। फिर से सुनिएगा, वो लोग किस तरह पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल, जैसे फल वगैरह हो गया, उसी को हम लोग कंदमूल बोल रहे हैं। उसके बाद जो उनके बीजों को इकट्ठा करते थे, जानवरों को शिकार करके इकट्ठा करते थे, उसके बाद अपना भरण पोषण करते थे और अपने भावी विचारों को भी अभिव्यक्त करते थे। अगर आगे की बात करें हम लोग, इसमें पुरातत्व के वैज्ञानिकों ने इनके जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, यानी कि फिर से बताने का प्रयास किया है। जैसे वो लोग रहते थे वैसे ही फिर से कल्पना के अनुसार इतिहास में बताने का प्रयास किया है। और आगे अगर देखें तो हम लोग भी जिस आधुनिक अभी के दौर में जिस तरह हम लोग पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल को खाते हैं कि नहीं खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं, सब्जियां वगैरह खाते हैं, उसके बाद जानवरों का शिकार करके भी खाते हैं। सिर्फ तरीके बदले हैं, लेकिन हम लोग भी खाते हैं। वो लोग भी खाते थे जानवरों का शिकार करके जंगलों में, लेकिन हम लोग जंगलों में शिकार नहीं करते, हम लोग बाजारों से खरीद कर, लेकिन वो भी हम लोग जानवरों का शिकार करके खाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि अभी के दौर से पीछे का बात हम लोग, मतलब अभी के जो हम लोग दौर चल रहा है, इससे अपने इतिहास को जान सकते हैं कि नहीं, इसकी तुलना में मतलब इतिहास को जान सकते हैं नहीं, इसके बारे में ये पुरातत्व के विज्ञानी ये अपना कल्पना मतलब ये भी सोच रहे हैं। मतलब हम लोग अगर पढ़ सकते हैं कि पुरातत्व के वैज्ञानिक जो इतिहासकार लोग हैं वो तो बताने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग भी अगर चाहें तो अभी के दौर से पीछे का इतिहास जानने का प्रयास कर सकते हैं। इस बारे में इसमें बताया गया है। अगर आगे बात करें हम लोग तो ये तो हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले मतलब वो अपने भावी विचार। अब ये भी देखेंगे हम लोग कि मानव के द्वारा आग और भाषा का प्रयोग किया गया, आग और भाषा का प्रयोग किया गया, आग जलाना सीखा गया, भाषा का प्रयोग किया गया, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करें दूसरे विषय में, तो दूसरे विषय में मेसोपोटामिया नगर का विकास जो कि वर्तमान में इराक में है। पूछा जाएगा मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है, तो इराक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के तट पर हुई। कोई भी सभ्यता देखिए नदियों के तट पर हुई, क्योंकि प्राचीन काल में जो है पानी की कमियां होती थी। आज के दौर में बड़े बड़े
जो हैंड पंप कल वगैरह उस समय में कहाँ होते थे, उस समय में ये सब नहीं होते थे। उस समय में पानी की बहुत तंगी होती थी। प्राचीन का, जब किस समय की बात हो रही है, आज से सुदूर अतीत यानी कि लाखों वर्ष पहले की बात हो रही है। तो लाखों वर्ष पहले कहाँ कुछ पानी वगैरह सब तंगी होगी पानी की। तो हर सभ्यता यानी कि लोगों को इकट्ठा मतलब नदी के किनारे ही होते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, नदी के किनारे, क्यों, पानी की कमी होती थी और नदी के किनारे पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाती थी। नदियों के किनारे सभ्यता इसलिए होगी वहां पर पानी का व्यवस्था अच्छा था। लोग कहाँ कहाँ पानी ढूंढे, जंगलों में कितने दूर तक, प्यास लगी हो बहुत जोर से, पानी नहीं मिले तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार अगर कोई भी अगर सभ्यता होती है तो नदियों के तट पर होती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के तट पर हुई। मेसोपोटामिया नगर यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी नदी के तट पर हुई थी। अब मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ जान लीजिए क्या होता है। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ ये होता है दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। अब देखिए दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं हम लोग, मेसोपोटामिया कहते हैं। अब देखिए दो नदी कौन सी है, पहली है दजला और दूसरा है फरात। और ये दजला और फरात नदी के बीच में जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मैंने पहले ही बता चुका है कि पानी की तंगी के कारण जो भी सभ्यता होती थी वो नदियों के किनारे होती थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता इस समय प्राचीन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका वर्तमान नाम इराक है, और सिंधु घाटी सभ्यता तो भारत की सभ्यता है जो कि सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। अब हम लोग देखा मेसोपोटामिया नगर का विकास वर्तमान में इराक में है। तो यूनानी अर्थ इसका होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दजला और फरात नदी ये नदियों का नाम है। नदियों का नाम कौन सा है, दजला और फरात। आगे हम लोग देखेंगे इसी में। तो मेसोपोटामिया नगर का जो विकास हुआ वो मंदिरों के आसपास हुआ। मंदिरों के आसपास। अब मेसोपोटामिया नगर का विकास मंदिरों के आसपास हुआ। देखिए कितनी बड़ी बढ़िया बात है कि मंदिर आसपास में थे। उस समय जब मेसोपोटामिया का विकास हुआ तो मंदिर आसपास थे। लेकिन अगर हम बात करें तो व्यापार के केंद्र बहुत सुदूर यानी कि बहुत दूर थे। सुदूर थे यानी कि बहुत दूर थे, यानी कि जो यहाँ पर अगर हम बात करें व्यापार केंद्र बहुत दूर थे। और मंदिरों के आसपास हुआ था मेसोपोटामिया नगर का विकास। तो मेसोपोटामिया का विकास हुआ तो मंदिर आसपास में थे, लेकिन व्यापार के केंद्र बहुत ही दूर हुआ करते थे। तो अगर मेसोपोटामिया में अगर बात करें व्यापार के केंद्र बहुत दूर थे तो थोड़ी तो दिक्कत परेशानी होती होगी। तो इस वैसे उतना कोई ये नहीं है, वो तो इतिहास है। मंदिर आसपास थे, व्यापार के केंद्र बहुत दूर थे, वो तो हम लोग इतिहास कल्पना की मदद से पढ़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आगे हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा, अब देखिए अब यहाँ पर बात यह है कि लेखन कला की क्रिया नहीं शुरू हुई थी, यानी कि लिखने की कला शुरू नहीं हुई, लेकिन बहुत से प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे हम अगर बात करें लेखन कला की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन खाने पीने की प्रक्रिया, रहने सहने की प्रक्रिया, बोलने चालने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये पुरातत्व के विज्ञान जो इतिहासकार है वो भी विचार इस पे करते हैं। उनका ये भी विचारणीय प्रश्न है हम लोग का भी, और उनका जो इतिहास को कल्पना की मदद से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका भी कहना है कि किस प्रकार बिना लेखन कला की प्रक्रिया शुरू हुए बिना कैसे बोलने चालने, खाने पीने की, रहने सहने की प्रक्रिया कैसे विकसित हुई, इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो इस कक्षा में उन्होंने पढ़ा प्रारंभिक समाज के बारे में, कुछ
पॉइंट जाना, कुछ पॉइंट आगे की कक्षा में जानेंगे। उसके बाद हम लोग समय की शुरुआत करेंगे तो हम लोग को अच्छे समझ में आएगा कि समय की शुरुआत में क्या हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोगों ने जाना प्रारंभिक समाज सर्वप्रथम मानव अस्तित्व में कैसे आया, मेसोपोटामिया नगर का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले मानव प्राणी का जन्म कहाँ हुआ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाइलाइटेड क्वेश्चन है, अफ्रीका मारना है। मेसोपोटामिया नगर का विकास वर्तमान में इराक में है, यूनानी दो नदियों के बीच की भूमि होती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि इतिहास के पिता किसे माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेरोडोटस की जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, वो उनका प्रसिद्ध पुस्तक है। और हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका है। उसके बाद हेरोडोटस जो है यूनान के रहने वाले यूनानी जो थे, इसे हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए पुरातत्व को आप लोग समझ नहीं रहे हो तो बता दें कि पुरातत्व एक इतिहास जानने का स्रोत है। पुरातत्व इतिहास जानने का स्रोत है। पुरातत्व इतिहास जानने का स्रोत है। अब ये स्रोत है तो कुल स्रोत कितने हैं इतिहास जानने के? तो 4 है। आपको बता दें हम कि पुरातत्व इतिहास जानने का स्रोत है। आपको बता दें कि इतिहास जानने के 4 स्रोत जो है, धर्म ग्रंथ है पहला स्रोत, दूसरा स्रोत ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा स्रोत विदेशी यात्रियों का विवरण, चौथा स्रोत जो है हम लोग का पुरातत्व। तो वही है पुरातत्व के जो इतिहासकार हैं वो इतिहास बताते हैं, लेकिन पुरातत्व के इतिहासकार किस मदद से? तो हमने बताया पुरानी वस्तुओं की मदद से, पुराने साक्ष्य की मदद से, हड्डियां वगैरह, ये सब पत्थरों के औजार वगैरह से बताते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अगली कक्षा में अगला पॉइंट पढ़ के इसके बाद प्रारंभिक समाज को खत्म करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।